होम्योपैथिक डॉक्टर नवीद नवाब साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हमें आसान होम्योपैथिक के बारे में अपने तजर्बात से आगाह करें। नवीद नवाब साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब ताहिर साहब अमीर जमात इस्लामी लोधरा, बड़ा अच्छा माशाल्लाह दर्स कुरान उन्होंने दिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो उन्होंने दर्स में बयान किया, अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें तमाम अमूर में जो दुनिया के हैं, अल्लाह ताला उसमें ज़िल्लत और रुसवाई से और आखिरत के अज़ाब से हमें बचा के रखे। आज का जो टॉपिक है आसान होम्योपैथी। आसान होम्योपैथी बड़ा अच्छा एक लफ्ज़ है और इसको अगर हम समझ जाए तो हमारे लिए वाकई बहुत आसान हो जाएगी। सबसे पहले तो बीइंग अ होम्योपैथ एक हमें समझना चाहिए कि एक मेडिसिन करती क्या है, उसका रोल क्या है हमारे जिस्म के ऊपर, उसका इफेक्ट क्या है हमारे जिस्म के ऊपर। अगर हम ये समझ जाएंगे तो हमारे लिए होम्योपैथी वाकई ही आसान हो जाएगी। इसकी सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ कि लास्ट मंथ मेरे पास एक बच्चा आया। हमारे डॉक्टर साहब हैं जाफी तलाल साहब, डीजी खां की उनकी भतीजी जो है ना मेरे पास, उनका घर है मेरे क्लिनिक के पास ही। उसका बेटा है माशाल्लाह जो है ना, वो उसकी उम्र 2.5-3 माह होगी, एटलीस्ट 4 माह होगी। तो वो पैदाइश से लेके वही 3-4 माह से कंटिन्यूसली रोता था, मतलब रो ही जाता था। वो कहते हैं डॉक्टर साहब ना दिन को चैन है ना रात को, इवन के डॉक्टर साहब से भी दवाई ली है। तो जिस तरह हम रूटीन में एक चल रहे होते हैं, उसको कैमोमिला भी दी, जितनी भी रोने वाली एक बच्चों की दवाइयां हैं वो सारी दी, लेकिन उसको रिलीफ ना आया। अगेन टॉपिक है आसान होम्योपैथी। हमारी एक दवाई है जिसमें रोना है, बैठे बैठे वो फिर आई कहती डॉक्टर साहब स्टेल लो, उसको कोई रिलीफ नहीं आया कि अभी तक वो उसी तरह रोता है, कंटिन्यूसली दिन रात रोता है। तो सडनली मेरे जहन में पल्सा टीला आई कि इसमें एक रोने की ख्वाहिश है, रोता है हर मरीज इसका रोता है, तो मैंने पल्सा टीला दी उसको। आप यकीन करें कि वो 10 दिन एक साइड पे, वो 2 दिन एक साइड पे, नो स्टिल, वो बच्चा अब तक ठीक है, उसके बाद वो रोया नहीं है। ये आसान होम्योपैथी। मैंने फिर एक बात की कि देखें कि होम्योपैथी को समझें। होम्योपैथी को जब हम समझ जाएंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। वो कैसे समझेंगे? जब हम पढ़ेंगे। इसी तरह इसके जो बच्चे अनॉइड होते हैं, जो जिद्दी होते हैं, उसमें मेरे पास एक लेडी डॉक्टर साहब आती हैं, उन्होंने बुक नई परचेज की थी, तो बैठे बैठे पढ़ रहा था। तो इसी तरह वो बच्चों के मामले में आ गया कि जो है ना ऐसे बच्चे जो जिद्दी, जो माँ बाप के जो नाफरमान हो, तो उसमें लिखा हुआ था कि गाली कस दें। इसी तरह मेरे पास वो एक बच्चा भी चल रहा था, तो उसको जो है ना यही कंप्लेन थी कि माँ बाप कहते हैं कि बड़ा जिद्दी है, बात नहीं मानता, नाफरमान भी है, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करता है, बाकी सारी चीजें छोड़ के मैंने उसको गाली का सप्लाई की तो उसका रिजल्ट आया। ये आसान होम्योपैथी है। अब छोटी सी चीज है कि मैं थोड़ा सा जो सीजनल है अस्थमा और खांसी वगैरह के हवाले से आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो उसमें भी छोटी छोटी चीजें आपसे शेयर कर लूंगा, क्योंकि मौसम ऐसा है, आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। देखिए अस्थमा बेसिकली जो है ना, ये सांस के रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम है। जब इसमें बलगम वगैरह या सांस की नालियां तंग हो जाती हैं तो प्रॉब्लम होती है। स्पेशली आजकल के मौसम में ये बड़ा जो है ना तंग करती है। सबसे पहले तो दमा जो है ये साइकोटिक मियाजम से बिलोंग करता है। मेडोरिनम और नेट्रम सल्फ के बगैर ये ठीक नहीं होगा। बाकी आप जो मर्जी सिम्टोमेटिकली दवाइयां दें, लेकिन मेडोरिनम और नेट्रम सल्फ के बगैर ये ठीक नहीं होगा, ये देनी जरूरी होगी। अगर इसके पीछे एक तो साइकोटिक मियाजम होगा, अगर इसके पीछे ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री होगी तो आप उसको ट्यूबर और ड्रोसा लगा देंगे साथ, तो तब भी आपको बड़ा फायदा देगी, आपका मरीज ठीक हो जाएगा। ये वो दवाइयां हैं जो आप इनकी जो हिस्ट्री को मद्देनजर रख के अप्लाई करेंगे। बाकी साइन सिम्टम के हवाले से जो मैं आगे आपसे डिस्कस कर लूंगा। अगर साइकोटिक मियाजम है, नेट्रम सल्फ और मेडोरिनम के बगैर ये ठीक नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू सिम्टम जो भी दवाई है आपको देनी पड़ेगी, साथ नेट्रम सल्फ और मेडोरिनम लाजमन अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर उसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस की या दिक की हिस्ट्री है पीछे, तो आप उसके साथ ट्यूबर और ड्रोसरा देंगे तो तब भी मरीज को बड़ा फायदा हो जाएगा, फायदा के बल्कि ठीक हो जाएगा। अगर सोजा की हिस्ट्री है, सोरक मिजाज है, तो आप सोराइनम देंगे साथ उसके।
सुराइनम, अगर सोरक मजाज है, उसके पीछे सोरक हिस्ट्री भी है, तो फिर आप लाजमन सुराइनम देंगे, उससे भी बड़ा फायदा होगा। स्टार्टिंग में जिस तरह आजकल है अक्यूट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या दमा, खुश्क सर्द मौसम, सडनली अटैक, जिस तरह आजकल रात भी देखें कि ठंडी हवा चल रही थी, खुश्क मौसम है, एकोनाइट, ये आपकी फर्स्ट दवाई है। अगर मरीज को सडनली कोई अटैक हुआ है दमे का, खांसी का, इस तरह का, तो एकोनाइट देंगे, उससे मरीज को बड़ा रिलीफ आएगा। रिलीफ के बाद फिर वो ये आसान होम्योपैथी एक टॉपिक है, इस चीज को आप मद्देनजर रखें, मरीज को आराम आ जाएगा। बल्कि एकोनाइट पहली दवाई है कि अगर मरीज आके कहता है कि मैं अच्छा भला था, बाहर निकला, मुझे ठंडी हवा लगी है, तो एकोनाइट आप अप्लाई करें, मरीज ठीक हो जाएगा। हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी मतलब क्या है कि अखीर जो है ना मरीज सेंसिटिव होगा किस चीज से? ठंड से, अपने आप को कवर्ड करके रखेगा, थोड़ी सी भी हवा लगेगी उसको छींकें शुरू हो जाएगी, खांसी शुरू हो जाएगी, इवन के बुखार तक भी हो जाएगा। हाइपर सेंसिटिविटी आप जानते हैं, हाइपर सेल्फ इतना हाइपर सेंसिटिव मरीज होता है कि अगर वो बंद कमरे में बैठा है तो अगर कहीं से उसको हवा भी आ रही है, किसी सुराख से, किसी खिड़की से, कहीं दरवाजे से, तो उसको फौरन छींकें या खांसी शुरू हो जाएगी। वो हाइपर सेंसिटिविटी इतनी उसके अंदर होगी। हाइपर सेल्फ, एकोनाइट सडनली अटैक शुरू में, और हाइपर सेल्फ हाइपर सेंसिटिविटी जहां मरीज अपने आप को कवर रखे, छोटी सी कहीं से हवा लगे तो उसको खांसी शुरू हो जाएगी, तो ये उसमें आ जाएगा हाइपर सेल्फ में। र्यूमिक्स में ऐसा है कि मरीज खांसी करते करते थक जाता है, इतनी खांसी होती है कि मरीज खांसी करते करते थक जाएगा, और उसकी एक मेन साइन होगी कि वो गले में कहेगा कि यहां जैसे कोई इरिटेशन है, पर का एहसास है, रगड़े जाने का एहसास है, र्यूमिक्स आ जाएगी। और उसका भी एक ये है कि वो अगर अपने मुंह को कवर कर लेगा तो उसको रिलीफ आ जाएगा, अगर थोड़ा सा भी साइड पे करेगा तो उसको जो है ना खांसी शुरू हो जाएगी। अब हाइपर सेल्फ और र्यूमिक्स में आप डिफरेंस कैसे करेंगे? हाइपर सेल्फ में मरीज कहेगा कि मेरे कांटा लगे हुआ का एहसास होता है, ऐसा है जैसे कांटा लगा हुआ है। और र्यूमिक्स में मरीज ये बताता है कि जैसे यहां सरसराहट है, पर का एहसास है, कोई चीज खराश हो रही है, और हाइपर सेल्फ में कांटे का एहसास होगा। इसमें भी मरीज ठंड से बहुत ज्यादा जो है ना अवॉइड करता है, क्योंकि थोड़ी सी हवा लगती है तो खांसी शुरू हो जाती है। कास्ट्रिकम भी बहुत बड़ी दवाई है। इसमें ऐसा होता है कि मरीज खांसी करता रहता है, और इसके यूरिन का भी अखराज हो जाता है खांसी के साथ, और अगर वो थोड़ा सा ठंडा पानी है, पानी का घूंट भर ले, तो उसको रिलीफ आ जाता है, और आवाज बैठ जाती है उसकी, जोर लगा के उसको बोलना पड़ता है। कास्ट्रिकम में ब्रायोनिया बताने की जरूरत तो नहीं है, आपको पता है, मूवमेंट एग्रावेशन, छोटी सी हरकत से उसको खांसी शुरू हो जाएगी, छोटी सी हरकत से खांसी, और सांस फूल जाएगा उसका, और उसके साथ उसके रिब्स में पेन होगा, पसलियों में दर्द होगा उसके, और सुस्ती होगी उसके अंदर, जो लेटा रहेगा। इस वजह से वो कहता है थोड़ा सा हिलता हूं तो मेरा सांस फूलता है और मुझे खांसी शुरू हो जाती है, और उसका मुंह खुश्क होता है, इवन के बाद दफा कहता है कि गले में ऐसा कि बहुत ज्यादा खुश्की होती है, प्यास ज्यादा होगी। ब्रायोनिया, आर्सेनिकम एल्बम, मैं इसे कहता हूं होम्योपैथी का स्टीरॉइड है, आर्सेनिकम एल्बम। आगे एक मैं आपको नुस्खा बता दूंगा, डॉक्टर उस्मान गनी साहब ने बताया हुआ है, तो वो आप अप्लाई करेंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर जरूरत भी नहीं रहेगी बाकी चीजों की जरूरत। आर्सेनिकम एल्बम, ये भी ठंड से इसको खांसी होती है, क्योंकि मौसम ठंड का है, इस वजह से इसको डिस्कस किया जा रहा है। ठंड से खांसी होती है, दमे का अटैक होता है रात 12 से 1 बजे और दिन 12 से 1 बजे। आर्सेनिकम एल्बम, और इसका मरीज रात के शदीद इसको अटैक होता है, उठ के बैठ जाता है वो, और आगे की तरफ झुकता है, वो शदीद बेचैनी होती है उसको, रेस्टलेस होता है, आगे की तरफ झुकने से आराम आता है और लेटने से उसको प्रॉब्लम होती है। आर्सेनिकम एल्बम रात 12-1 बजे और दिन 12-1 बजे उसकी अलामत में ज्यादती होती है, ठंड से उसको भी प्रॉब्लम होती है और गर्माहट से उसको रिलीफ आता है। आर्सेनिकम एल्बम, बाकी उसकी आप प्याज जानते, 2-2 घूंट पानी पिएगा, बेचैनी होगी, कहीं भी वो आराम से लेट नहीं, कभी उठेगा, कभी बैठेगा, कभी लेटेगा, या उसके मेन सिम्टम है। स्पोंजिया, हुपिंग कफ, सर सीटी की आवाज आएगी खांसी में, सीटी की आवाज आएगी, और इसमें मरीज इस खौफ से नहीं लेटता कि मेरे सांस बंद हो जाएगा। स्पोंजिया में वो मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब मैं इसलिए नहीं लेट पाता, मुझे डर है कि मेरा सांस बंद हो जाएगा, और उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, सांस वाली नालियों में उसको शदीद जो है ना बलगम की वो सीटी की आवाज आ रही होगी, खरखर की आवाज आ रही होगी। स्पोंजिया। एंटीमोनियम टाट, इसमें भी बलगम की खड़खड़ाहट होती है,
ठीक है। और इसमें क्या होता है कि मरीज इतना कमजोर हो जाता है कि वो अपने बलगम को भी बाहर नहीं निकाल सकता, खड़खड़ाएगा, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे से बलगम भी बाहर नहीं निकाला जाता। उसकी जो खांसी की आवाज है या उसके दमे की जो भी उसकी कैफियत होगी, तो बलगम शदीद उसकी सीने में खड़खड़ाएगी और कमजोरी की वजह से वो बाहर निकाल ही नहीं पाता। एंटीमोनियम टार्ट, एपिकाक हमारी नेक्स्ट दवाई है। एपिकाक में भी ऐसा ही होता है, खांसी में बलगम खड़खड़ाती है और खांसी करते करते इसका भी चेहरा नीला हो जाता है और साथ वॉमिट होती है। वॉमिट के साथ बाद दफा उल्टी करने के बाद उसकी मतली होती है, मतली भी होती रहती है कि वो कहता है कि उल्टी आने के बाद भी रिलीफ नहीं आता उसको। एपिकाक। अब इसमें एंटीमोनियम टार्ट और एपिकाक जो है, आप इसमें डिफरेंस क्या करेंगे? दोनों में सीने में खड़खड़ाहट होगी। डिफरेंस इसमें यह करेंगे कि एंटीमोनियम टार्ट की जो जुबान है वो सफेद होगी और एपिकाक की जो जुबान है वो बिल्कुल साफ होगी। ये इन दोनों में डिफरेंस है। उसमें मतली होगी और इसमें मतली नहीं होगी। एंटीमोनियम टार्ट में मतली नहीं होगी और एपिकाक में मतली होगी। काली कार्ब, काली कार्ब ऐसा दमे का अटैक जो सुबह 3 से 4 बजे हो। अगर मरीज आपसे आके ये कह दे कि सारा दिन सारी रात मेरी ठीक गुजरती है लेकिन सुबह के दिन के 3 और 4 होते हैं, फजर का टाइम होता है और मुझे शदीद अटैक होता है, काली कार्ब इतनी जबरदस्त दवाई है, बाकी और कुछ भी ना दें आप, ये दे दो तो आपका मरीज ठीक हो जाएगा। काली कार्ब। आगे है संबोकस। संबोकस ये स्पेशली बच्चों की दवाई है, जिसमें बच्चे का इसकी मेन सिम्टम होती है कि बच्चा दूध नहीं पी पाता, उसको प्रॉब्लम होती है और शदीद किस्म की खांसी होती है। अगर आप सिर्फ इतना पूछ लें कि आपको बच्चा दूध पीता है क्या नहीं पीता, वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब थोड़ा थोड़ा पिएगा छोड़ देगा, पिएगा एक आधा सिप लेगा छोड़ देगा। ये संबोकस में आती है। तो ये मतलब अगर ये दवाइयां हैं कुछ, अगर आप इनके ऊपर अबूर हासिल कर लें, इनको आप देख लें, ये गाइडलाइन है जस्ट जो है ना आपके साथ शेयर की जाती है, अगर आप इनको मजीद डिटेल से देख लें तो इंशाअल्लाह ताला आपके जो दमे के मरीज हैं वो आपसे कभी भी जो है ना ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होंगे, और इसमें 100% रिजल्ट है आपका। और अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को पिक कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, और इंशाअल्लाह आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो ये एक छोटी सी काविश थी जो मैंने आपके सामने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हवाले से शेयर किया है। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे दावत दी। फर्स्ट टाइम मेरा है, तो इंशाअल्लाह ताला आगे भी आप लोगों के साथ इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेहरबानी। ये थे होम्योपैथिक डॉक्टर नवीद नवाब साहब, जो कि अपने तजर्बात शेयर कर रहे थे और होम्योपैथिक